नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेडिकेटेड फार्मा में। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ फिजिक्स का क्लास 12th लेक्चर सेकंड होने वाला है। इसमें हम कूलॉम्ब के जर्नी को देखेंगे, उन्होंने हमको क्या दिया और उससे हमको क्या-क्या मिला। ये सारी चीजें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हमको दो चीजें पढ़नी जरूरी हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो क्या क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है वो 1700 ईस्वी से स्टार्ट होता है। मेनली 1700 ईस्वी से स्टार्ट होता है और उसमें हम क्या क्या देखते हैं उसकी बात हम करते हैं। 1700 के आसपास का टाइम था। इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत नया था। लोग जानते थे कि दो ऑब्जेक्ट को अगर रब किया जाए तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होंगे, बट एग्जैक्ट रूल उनको नहीं पता था। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्ब नामक एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जो टॉर्सन बैलेंस नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करके मीजर कर रहे थे कि चार्ज के बीच फोर्स कितना होता है। 1785 में ये मेजरमेंट खत्म होता है और एक डिस्कवरी निकल के आती है। और ये डिस्कवर क्या होता है कि दो चार्जेज के बीच का जो फोर्स होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उन दो आवेशों के बीच के डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी के लॉ का फाउंडेशन बन गया। जैसे न्यूटन्स का जो फ्लो ग्रेविटी था, न्यूटन्स का जो लॉ था भैया, वो ग्रेविटी के लिए फाउंडेशन ही तो था ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यह लॉ फाउंडेशन बन गया। किस चीज का फाउंडेशन बन गया, इसकी बात हम करते हैं। इसके पहले हम कुछ हिस्टोरिक पीरियड टाइमलाइंस को देख लेते हैं। आपको पता है, आपको जानकर हैरानी होगी, 600 बीसी में, मतलब एंशियंट पीरियड में, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, नाम था थेल्स ऑफ मेलिटस। उन्होंने देखा कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब कर रहे हैं तो उसमें हल्का सा अट्रैक्शन हो रहा है। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के बजाय, क्योंकि उनको तो नॉलेज था ही नहीं, तो एक्सप्लेन करने के बजाय उन्होंने कहा देखो ये जादू हो रहा है। धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतता गया और हम 1600 के आसपास में आ गए। 1600 ईस्वी के आसपास में विलियम गिलबर्ट नामक एक इंग्लैंड के फिजिशियन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक शब्द को कॉइन किया और ये प्रूव किया कि रबिंग से अट्रैक्शन एक अलग फोर्स है, जबकि मैग्नेटिज्म का जो फोर्स है वो अलग फोर्स है। 1733 एक ऐसा आता है जिसमें चार्ल्स डूफे ने, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। इसके बाद 1745 में लेडेन जार आते हैं। लेडेन जार जिन्होंने फर्स्ट कैपेसिटर बनाया जो चार्ज को स्टोर कर सकता था। साइंटिस्ट ने इस स्टोर करने वाले जो प्रॉपर्टी थी कैपेसिटर की, उसके माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे फ्रेंच के जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम्ब। 1785 की बात है जब उन्होंने टॉर्सन बैलेंस का इन्वेंशन यूज किया और एक्सपेरिमेंट कर डाला। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि दो स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स में से एक को रोटेट करने पर उसके फोर्स को मीजर कर लिया।
तो स्मॉल चार्ज स्फेयर लिया उस एक्सपेरिमेंट में, एक को रोटेट करके फोर्स मेजर किया। रिजल्ट इन्होंने ये पाया कि जो फोर्स था वो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था, जबकि उनके बीच के डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। इन्होंने आगे चलकर पूरे इलेक्ट्रिसिटी में इसको बेस बना दिया। कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी का बेस बनाया गया। इसके बाद गॉस, मैक्सवेल और फैराडे जैसे साइंटिस्ट इसको कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंप्लीट फ्रेमवर्क बना दिए। तो इस तरीके से ये फिजिक्स की जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस कूलाम्ब की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया, किसने दिया। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया। कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसने फर्स्ट कैपेसिटर को बनाया जो चार्ज को स्टोर कर सकता था। तो इन सारी चीजों को हमने एक हिस्टोरी बैकग्राउंड में देख लिया, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। अब हम आगे कूलाम्ब लॉ के जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मतलब चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्ब के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने पहले किया था। आइए हम देखते हैं उनके जर्नी को। इसको पढ़ने का हमारा सिंपल सा 3 तरीका होने वाला है। पहला क्या, हम इसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके फार्मूले को पढ़ेंगे और यूनिट एंड डायमेंशन को आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्ब लॉ का, और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर और न्यूमेरिकल एंड सॉल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, डिफिनीशन, फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्त अगर हम इसमें डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन में हमको क्या देखने को मिलता है। कूलाम्ब ने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कूलाम्ब ने क्या कहना चाहा, कूलाम्ब जी कहते हैं कि हमारा जो दो आवेश के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, जबकि उन दोनों आवेशों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इसको पॉइंट वाइज पढ़ना चाहें तो हम इसको यहां से पढ़ सकते हैं। सपोज आप मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। ये दो चार्ज हैं। अब इन दो चार्जों में अगर हम बात करें कि हमारे जो चार्ज हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो किस पर निर्भर करता है। ये दोनों चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर ये वाले चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं। चार्ज कैसे हैं, ये पॉजिटिव नेचर के हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगे। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इस पे कि ये रिपेल करेंगे तो किधर साइड में जाएंगे। जो इसका लाइन ऑफ जॉइनिंग होगा सेंटर टू सेंटर, उसके अलोंग ही ये फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो ये लाइन ऑफ जॉइनिंग जो होगा उससे बाहर की तरफ। चलिए हम एक चीज और यहाँ पे डिनोट करते हैं।
फोर्स को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो आवेश हैं। इन दो आवेशों को हमने क्या माना है? इन दो आवेशों को हमने माना है Q1 एंड Q2। ये दो आवेश हैं। ये आवेश कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हैं मतलब सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F, और दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों आवेशों पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा। बात को समझना, दोनों आवेशों पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। इसका पॉइंट्स कह रहा है कि विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F जो है वो समानुपाती है किसके? Q1 और Q2 के गुणनफल के। ठीक है। अगला दूसरा कह रहा है बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया F 1/r²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F इक्वल 1/r²। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। बल दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के साथ कार्य करता है। मैंने आपको फिर से बताया, दोबारा उसी चीज को मैं रिवाइज कर देता हूं कि दोनों आवेशों के बीच, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग ही फोर्स वर्क करेगा। ठीक है ना? तो उसके अलोंग ही फोर्स देखो वर्क कर रहा है। ये वाली लाइन यहां से इस वाले आवेश को इस वाले आवेश से ज्वाइन कर रही है, और ये उसके अलोंग ही वर्क कर रहा है। कंप्लीट हो गया ये। नंबर 4 पॉइंट। यह नियम केवल बिंदु आवेश या गोलाकार आवेश के वितरण के लिए ही सही है। ये क्या है? आपको पता होना चाहिए बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश वो आवेश है जिसमें उस चार्ज का जो मास होगा वो निग्लेक्जिबल होगा, मतलब शून्य होगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसका मास नगण्य हो। तो अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो बिंदु आवेश पर ही ये लग रहा है कूलाम्ब वाला नियम। तो आप कहोगे सर अब तो किसी भी चार्ज पे कूलाम्ब वाला नियम लगेगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली एक पॉइंट है। यहाँ पे इनका कहने का तात्पर्य ये है कि इस मॉलिक्यूल, इस आवेश, इस चार्ज का जो साइज है वो इनके बीच के डिस्टेंस से कम होनी चाहिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। तो क्या होगा? वो बिंदु आवेश होगा, या ये स्फेरिकल चार्ज होना चाहिए। स्फेरिकल जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इस कंडीशन में कूलाम्ब का लॉ लगेगा। कौन कौन सा जरा बताना मुझे। नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट चार्ज होना चाहिए अगर स्फेरिकल नहीं है तो। इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्टेशनरी रहना चाहिए।
क्यों स्थिर रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। अगर इतने पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं तो उस पे कूलाम्ब लॉ लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम कूलाम्ब लॉ को जो पॉइंट वाइज था उसको मर्ज करते हैं। अगर हम मर्ज करते हैं तो हम क्या क्या मिलता है हमको, इसकी बात हम तब करेंगे। अगर हम मर्ज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फर्स्ट का हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो आया था F इक्वल टू F समानुपाती Q1 Q2, और सेकंड हमारा निकल के आया था F समानुपाती 1/r²। हम इसको अगर मर्ज करें तो हमको एक फार्मूला आएगा, वो आएगा F इक्वल टू F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r², यही आएगा। अब अगर हम इस वाले समानुपाती का जो साइन है अगर हम इसको हटाने का प्रयास करते हैं तो हमारा क्या आएगा, F इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको K से डिनोट करेंगे, और Q1 Q2 अपान r²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा होता है कूलाम्स लॉ, ये होता है कूलाम्स लॉ का फार्मूला। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। ये जो कूलाम्स लॉ आ रहा है आपका, ये वाला कूलाम्स लॉ जिसको अभी हमने डिफाइन किया, ये स्केलर फॉर्म में होता है। सर व्हाट इज स्केलर फॉर्म? ऐसा स्केलर फॉर्म का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड हो बट जिसका मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। यहाँ पे k का जो मीन होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे ये दिया गया है। और k को हम क्या कहते हैं, k इक्वल टू होता है 1/4πε0। एप्साइलन 0 ये चेंज होता है, ये परमिटिविटी होती है। ये आगे जब हम दूसरा वाला लेक्चर लेंगे उसमें परमिटिविटी और वेक्टर फॉर्म को समझाएंगे। अब बात करते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन की। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। अगर हम इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका यूनिट क्या होगा, हमने लिखा है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r²। अगर यहां पे हम बात करते हैं, हमको कांस्टेंट k का जो यहाँ पे कूलाम्ब कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं k को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, हमको इसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है इसका हमको क्या चाहिए, इसका हमको यूनिट और डायमेंशन चाहिए। इसका हमको क्या चाहिए, यूनिट और डायमेंशन चाहिए। आइए हम देखते हैं इसे। हम इसको लिख सकते हैं F इंटू r² इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2, है ना। यहाँ पे ये r² डिवाइड कर रहा था, जब इक्वल के साइड में चेंज होगा इधर आएगा, ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब F मल्टीप्लाइड बाई r² और अपान Q1 इंटू Q2 बराबर k। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पे Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर जाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे। तो k का जो फार्मूला आया है दोस्तों वो आया है F इंटू r² अपान Q1 इंटू Q2। अब अगर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम, तो फोर्स F, फोर्स का फार्मूला होता है जो उसका यूनिट होता है न्यूटन। r जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का लेंथ का
जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, अपान। आवेश का जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम्ब। एक कूलाम्ब, Q1 का कूलाम्ब एक है, एक Q2 का कूलाम्ब है, तो कूलाम्ब का स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट कितना आ गया? यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन की बात करनी है हमको। बताओ डायमेंशन में कैसे होगा। डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको फंडामेंटल यूनिट में अब तोड़ेंगे। ये तो एसआई यूनिट है ना, इसको हम फंडामेंटल यूनिट में तोड़ेंगे। फंडामेंटल यूनिट में तोड़ने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल यूनिट में इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना है? न्यूटन को तोड़ना पड़ेगा। न्यूटन में क्या होता है? न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से आया है? अगर हम इसकी बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू एम ए। एम होता है मास, मास मतलब केजी, और ए होता है एसिलरेशन, और एसिलरेशन का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट क्या यहाँ पे लिखा गया है? न्यूटन। तो न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है। ये तो फंडामेंटल यूनिट ही है मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हमने तोड़ लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। उसके बाद हम बात करते हैं कूलाम्ब की। कूलाम्ब को कहते हैं एम्पियर सेकंड। याद है आईटी होता है ना कूलाम्ब का। आवेश इक्वल टू क्या होता था? यहाँ पे अभी आपने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था दोस्तों, तो उसमें आपने देखा था Q इक्वल टू आई टी। आई फॉर विद्युत धारा, टी फॉर टाइम। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते थे और टाइम को टी से डिनोट करते थे। यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम के का अगर फंडामेंटल यूनिट निकालें, ये तो हो गया एसआई यूनिट। अब हम निकाल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट, तभी तो डायमेंशन आएगा। तो फंडामेंटल यूनिट कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपान एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्यों? एम्पियर सेकेंड यहाँ पे होता है, और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इस केस में ये भी स्क्वायर दोनों हो गया। तो अब ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब अपान सेकंड की घात 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर, है ना। क्यों? मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है, मीटर क्यूब हो गया, और सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, सेकंड स्क्वायर यहाँ पे है, सेकंड की घात 4 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशन की। अगर हम बात करेंगे तो हम डायमेंशन में क्या लिखेंगे? किलोग्राम को हम किससे व्यक्त करते हैं डायमेंशन में? एम से। मीटर को किससे? एल से, एल की घात 3। फिर अपान सेकंड को किससे? टी से, टी की घात 4। और एम्पियर को किससे? आई से, आई की घात 2। बट हमारा जो डायमेंशन आता है उसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? एम। एल की घात 3, टी की घात -4 एंड आई की घात -2। ये हमारा हो गया इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो गया इसका? अगर हम इसको सारे को एक तरफ से मिटा दें तो हम इसका तो अब लिख सकते हैं ना नॉर्मली। देखो, जो यूनिट हो गया वो क्या हुआ? यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट। अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर क्यूब अपान सेकंड की घात 4 इंटू एम्पियर का स्क्वायर। ये हो गया फंडामेंटल। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा? किलोग्राम को यम से
मीटर को एल से, एल की क्यूब हो गया, फिर अपान इसको टी की पावर 4 और आई की पावर 2। अब हम बात करेंगे एम एल क्यूब टी की पावर -4 आई की पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्लाइड में सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बाकी जब आप कॉपी पे इसको लिखेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आपको यूनिट एंड डायमेंशन पता चल गया। अब क्या बात होने वाली है? अब बात होने वाली है परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी तो आज हो नहीं पाएगा, परमिटिविटी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से नोट डाउन करके इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म को समझना है, परमिटिविटी को समझना है। तो 5 मिनट परमिटिविटी में लगेगा और वेक्टर फॉर्म में लगेगा 10 मिनट। तो 15 मिनट का वो लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कूलाम्ब के बेस पे हैं, और उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकेटेड फार्मा में। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।